नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। संसद ने कल दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। लोकसभा ने अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 भी बिना किसी चर्चा के पारित किया। लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन विधेयक पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना। देश ने 48 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। स्वस्थ होने की दर 97.38% पर यथावत। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 3 महीने से अधिक समय के बाद सभी पर्यटन गतिविधियां फिर से शुरू। छत्तीसगढ़ में विमान से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हेरात में संयुक्त राष्ट्र परिसर में हमले की कड़ी निंदा की। सुरक्षा परिषद ने इस्लामिक रिपब्लिक और तालिबान से कहा वे शांति प्रक्रिया में सार्थक योगदान दें। टोक्यो ओलंपिक के कई मुकाबलों में आज भारतीय खिलाड़ियों का दमखम दिखाने का मौका मिलेगा। एथलीट नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से नॉटिंघम में शुरू हो रहा है। समाचार प्रभात में चंद्रिका जोशी के साथ मैं लवली निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों का कामकाज कल भी कई बार बाधित हुआ। इसके साथ ही राज्यसभा लोकसभा दोनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 3 बार स्थगित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई, कांग्रेस, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के सदस्य पेगासस जासूसी मामले और कृषि कानून पर चर्चा कराने की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बार स्थगित होने के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदल, डीएमके और अन्य विपक्षी दल के सदस्य नारे लगाते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप पहुंच गए। शोर शराबे के बीच ही अल्प चर्चा के बाद सदन में ऋण शोधन अक्षमता दिवाला संहिता संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस विधेयक के लागू होने से कोविड महामारी के दौरान बंद हुए या प्रभावित हुए एमएसएमई क्षेत्र को काफी मदद मिलेगी। इसके तहत 1 लाख तक का कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में आवेदन किया जा सकता है। सरकार अधिसूचना के जरिए इसकी तय सीमा 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विधेयक की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे कोविड से प्रभावित हुए एमएसएमई क्षेत्र को काफी फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह संसद और उसे चुनने वालों का कोई सम्मान नहीं करता। कल संसद भवन में भाजपा संसदीय दल की बैठक में श्री मोदी ने कहा कि संसद में पेश किए गए बिल देश के लोगों के लिए हैं और विपक्ष उन पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित कर विपक्षी दल लोगों का पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं। हंगामे के बीच विधेयकों के पारित होने पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन के ट्वीट का जिक्र करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी टिप्पणी पर दुख व्यक्त किया है। टीएमसी के द्वारा ट्वीट हुआ है, उसका मैं समझता हूं और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इट इज इंसल्ट टू द पार्लियामेंट, इंसल्ट टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड द एमपी। तो मैं इसका पूरा कंडेम करता हूं और प्रधानमंत्री जी भी इसके बारे में बहुत आक्रोश प्रकट किया है। जिन लोगों ने भारत के इतिहास में पहले बार मंत्रियों के हाथ से पेपर छीन के उसको फाड़ के चेयर पर फेंकना और उसके लिए माफी भी नहीं मांगते, पश्चाताप भी नहीं प्रकट करते हैं, ये व्यवहार एरोगेंस दिखाते हैं।
बैठक के दौरान भाजपा सांसदों ने नीट परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। माननीय प्रधानमंत्री जी को जो ओबीसी को मेडिकल और डेंटल एजुकेशन में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन में 27% और 10% ईडब्ल्यूएस को आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको जो आरक्षण दिया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी खुले दिल से अभिनंदन करते हुए उनका सम्मान किया है। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि सरकार खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम कल उत्तर प्रदेश में और 7 अगस्त को मध्य प्रदेश में शुरू करेगी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त किसानों के खातों में भेजी जाएगी। केंद्र सरकार 5 वर्ष के लिए डीप ओशन मिशन पर 4,077 करोड़ रुपए से अधिक का कुल बजट लागू करेगी। मिशन के सभी घटक इस वर्ष से शुरू हो जाएंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों और समुद्री जैव विविधता की खोज के लिए 3 लोगों को समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा उपज की खरीद से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई निजी कंपनियां एमएसपी से भी ज्यादा कीमत पर खरीद कर रही हैं, जो किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। श्री तोमर ने लोकसभा में कल एक लिखित उत्तर में बताया कि एमएसपी पर खरीद से 2018-19 के दौरान लाभ पाने वाले किसानों की संख्या 1,71,50,000 थी, जो वर्ष 2020-21 के दौरान बढ़कर 2,10,07,000 हो चुकी है। मौसम विभाग ने लोगों और विशेषकर किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐसे मौसम केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेटवर्क के तहत कृषि विज्ञान केंद्रों में जिला स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस समय देश भर में करीब 4,30,00,000 से अधिक किसानों को एसएमएस के जरिए मौसम संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी चालित वाहनों को पंजीकृत प्रमाण पत्र जारी करने या नवीनीकरण तथा नए पंजीकरण चिन्ह के लिए शुल्क के भुगतान से छूट देने के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि ई मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 कल लोकसभा में बिना चर्चा के पारित हो गया। ये इस साल जून में लाए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। इसके तहत केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने या ऐसी इकाइयों में तालाबंदी या छंटनी पर रोक लगाने का अधिकार दिया गया है। इस विधेयक के जरिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन की व्यवस्था की गई है, ताकि आवश्यक रक्षा सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता वाली सेवाओं के तहत लाया जा सके। लोकसभा में आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की स्थापना संबंधी विधेयक पर चर्चा होने और इसे पारित किए जाने का प्रस्ताव है। विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों के लिए गुणवत्ता के मामले में बेहतर तालमेल, अनुसंधान और इससे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आयोग के गठन का प्रावधान है। सदन में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पर भी बहस किए जाने और पारित किए जाने की संभावना है। उधर राज्यसभा में आज चर्चा और पारित होने की संभावना वाले विधेयकों में सीमित देयता साझेदारी संशोधन विधेयक 2021, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 और संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 शामिल हैं। भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 पर भी चर्चा होने और उसे पारित किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के गरीबों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्री मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मुफ्त खाद्यान्न वितरण ने गरीबों के रोजमर्रा के जीवन में उनकी मदद की है। गरीब के मन में भी इसके कारण विश्वास पैदा हुआ। ये विश्वास इसलिए आया है क्योंकि उनको लगता है कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, देश उनके साथ है। मुझे कुछ लाभार्थियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। उस चर्चा में मैंने अनुभव भी किया कि एक नया आत्मविश्वास उनके अंदर भरा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। देश के खाद्य भंडार बढ़ते गए, लेकिन भुखमरी और कुपोषण में उस अनुपात में कमी नहीं आ पाई। इसका एक बड़ा कारण था कि प्रभावी डिलीवरी सिस्टम का न होना, और कुछ बीमारियां भी आ गई व्यवस्थाओं में, कुछ कटकी कंपनी भी आ गई, स्वार्थी तत्व भी घुस गए। इस स्थिति को बदलने के लिए साल 2014 के बाद नए सिरे से काम शुरू किया, नई टेक्नोलॉजी को इस परिवर्तन का माध्यम बनाया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। संसद ने कल दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। लोकसभा ने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 भी बिना किसी चर्चा के पारित किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक पारित करने पर चर्चा। देश ने 48 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। स्वस्थ होने की दर 97.38% यथावत। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 3 महीने से अधिक समय बाद सभी पर्यटन गतिविधियां फिर से शुरू। छत्तीसगढ़ में विमान से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हेरात में संयुक्त राष्ट्र परिसर में हमले की कड़ी निंदा की। सुरक्षा परिषद ने इस्लामिक रिपब्लिक और तालिबान से कहा कि वे शांति प्रक्रिया में सार्थक योगदान दें। टोक्यो ओलंपिक के कई मुकाबलों में आज भारतीय खिलाड़ियों को दमखम दिखाने का मौका मिलेगा। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से नॉटिंघम में शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के 200वें दिन कल भारत ने 48 करोड़ से अधिक टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। कल एक ही दिन में 51,51,000 से अधिक डोज दी गई। इस अभियान के अंतर्गत 18 से 44 वर्ष के आयु समूह में अभी तक 5 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कोविड रोधी टीके की 1 करोड़ से अधिक डोज दी गई हैं। इसी आयु समूह में आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि जुलाई में लगाए गए टीकों की कुल संख्या मई महीने में की तुलना में दोगुनी से अधिक है। ओवरऑल मैनेजमेंट के एफर्ट्स के रूप में वैक्सीनेशन कवरेज को भी सुचारू रूप से किया जा रहा है। अब तक टोटल 47.85 करोड़ डोजेज देश में दी जा चुकी हैं, जिसमें 37.26 करोड़ डोजेज फर्स्ट डोजेज में दी जा चुकी हैं एंड 10.59 करोड़ डोजेज सेकेंड डोज के रूप में दी जा चुकी हैं। संयुक्त सचिव ने बताया कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। देश का रिकवरी रेट 97.4% कंटिन्यू कर रहा है। जरूरत है कि हम रिकवरी रेट पर, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर अपना फोकस उसी स्थाई से बनाए रखें। ओवरऑल केस पॉजिटिविटी की एनालिसिस करें तो यहां पर एक रिलेटिव पॉजिटिव ट्रेंड घटते घटते 1.98% हो गई है। वीकली पॉजिटिविटी 2% से कम 3 महीने बाद देश में नोट कर रहे हैं। बिहार में सीतामढ़ी, सीवान और गोपालगंज सहित 12 जिलों में कोविड का कोई नया रोगी सामने नहीं आया है। राज्य में उपचाराधीन रोगी घटकर 383 रह गए हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98% हो गई है, जबकि संक्रमण की दर 1% से नीचे आ गई है। अब तक 7,14,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में संक्रमण के 66 मामले सामने आए और 77 लोग स्वस्थ हुए। कोविड से किसी की मृत्यु की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विमान से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए
संशोधित कोविड दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये 8 अगस्त से लागू होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन ने हवाई यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी करते हुए आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। केवल आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत और प्रमाणित पैथोलॉजी लैब की ही आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट मान्य की जाएगी। ऐसे यात्री जिन्होंने कोरोना टीके के दोनों डोज लगवा लिए हैं, उन्हें भी 96 घंटे भीतर की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। ये नए दिशा निर्देश आगामी 8 अगस्त से लागू होंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोविड के 17 नए रोगी सामने आए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.75% पर पहुंच गई है। गुजरात में कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों की संख्या 20 के नीचे दर्ज हुई है। सबसे अधिक 5 नए मामले अहमदाबाद शहर में दर्ज हुए। राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 8,24,939 तक पहुंच गई है। राज्य में पिछले 15 दिनों से कोविड-19 की वजह से एक भी मृत्यु दर्ज नहीं हुई है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में भी स्थिति काफी नियंत्रण में है। इस क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में सिर्फ एक मामला दर्ज हुआ है। इस बीच गुजरात में कल 3,47,187 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बृहन मुंबई नगर पालिका बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि मुंबई में रात्रि 11 बजे से सवेरे 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। सवेरे 5 बजे से रात 11 बजे तक लोगों की आवाजाही में कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन लोगों के इकट्ठा होने पर रोक जारी रहेगी। बीएमसी ने यह स्पष्ट किया कि सभी दुकानें सप्ताह के 7 दिन रात 10 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन मॉल बंद रहेंगे। मेडिकल और दवा की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। सभी खेल गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने कोविड महामारी के दौरान सार्वजनिक स्थानों में मास्क नहीं पहनने पर लोगों से 62 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना एकत्र किया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार 2 अगस्त को बीएमसी ने 62 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माने के रूप में वसूल किए हैं, जिसमें मुंबई पुलिस और रेलवे द्वारा एकत्र किया गया जुर्माना भी शामिल है। वेस्टर्न हार्बर और सेंट्रल रेलवे लाइनों पर उल्लंघनकर्ताओं से 50 लाख से अधिक रुपए जुर्माने के रूप में वसूले गए हैं। शहर के 6 जोन में से जोन 2 में बड़ी संख्या में लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया। बीएमसी ने यहां 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जुर्माने के रूप में एकत्र की है। तमिलनाडु में पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से कोविड संक्रमण में स्थिरता बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,908 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में बताया गया है कि कल 1,46,000 लोगों की जांच की गई। एक रिपोर्ट। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने पिछले महीने सीरो सर्वेक्षण कराया था, जिसमें कुल एकत्रित किए गए नमूनों में से लगभग 66.2% नमूनों में एंटीबॉडी पाई गई। चेन्नई और विरुधुनगर में 80% से अधिक नमूनों में एंटीबॉडी पाई गई, जबकि इरोड़, कोयम्बटूर और तिरुपुर में ये आंकड़ा 45% था। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यन ने बताया कि वायरस के फैलाव को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए उन जिलों में कोविड रोधी टीकों की अधिक संख्या भेजी जा रही है, जहां लोगों में कम मात्रा में एंटीबॉडी बनी है। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य को पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध करा रहा है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से हिमांशु कांडपाल। तेलंगाना में कल 609 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद राज्य में इस महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या 6,46,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में अब तक 6,34,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कर्नाटक में कल 1,674 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। इसके बाद राज्य में इस महामारी से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 29,09,000 से अधिक हो गई है। एक रिपोर्ट। कर्नाटका ने केरला महाराष्ट्र सीमा में निगरानी बढ़ा दी है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रताप रेड्डी का कहना है कि केरला में पॉजिटिविटी रेट कम होने तक प्रवेश पर पाबंदी जारी रहेगी। कर्नाटका केरला सीमा पर तलपाड़ी चेकपोस्ट में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट न लाने वालों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा, उनका टेस्ट किया जाएगा और पॉजिटिव निकले तो उन्हें कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। मगर इस पाबंदी से कैंसर
कैंसर रोगियों को, डायलिसिस रोगियों को और परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को छूट दी गई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 3 महीने से अधिक समय के बाद सभी पर्यटन गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। समुद्री तटों, जल क्रीड़ा स्थलों, संग्रहालयों और नौकायन जैसी गतिविधियां निकोबार को छोड़कर समूचे द्वीप समूह में फिर से शुरू हो गई हैं। मुख्य भूमि से द्वीप समूह पहुंचने वाले पर्यटकों और आगंतुकों के लिए संगरोध नियमों में भी छूट दी गई है। नए नियमों के अनुसार अब पर्यटकों को केवल आरटी-पीसीआर रिपोर्ट प्राप्त होने तक होटलों में पृथकवास में रहना होगा। इसके लिए पोर्ट ब्लेयर पहुंचने पर निःशुल्क परीक्षण किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 30 जुलाई को अफगानिस्तान के हेरात में संयुक्त राष्ट्र परिसर में हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने तालिबान के हमले के बाद अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर जारी हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे तत्काल रोकने का आह्वान किया है। सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में जारी सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित समुदायों के मानवाधिकारों के गंभीर हनन पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने आतंकवाद के सभी प्रारूपों और नागरिकों के खिलाफ जानबूझकर हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने इस्लामिक गणराज्य और तालिबान दोनों से अफगानियों के नेतृत्व और स्वामित्व वाली एक समग्र शांति प्रक्रिया में सार्थक रूप से शामिल होने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आरंभ श्रृंखला में हम उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिनका देश के नागरिकों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम किसानों के कल्याण और कृषि के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों और कृषि पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है और ये क्षेत्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। पिछले वर्ष 15 दिसंबर को गुजरात के कच्छ में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की हैं जिनमें किसानों को बहुत लाभ पहुंचा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि किसान परिवारों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं से परिश्रमी किसानों को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे उन किसानों को फायदा हुआ है जो विभिन्न कारणों से फसल के नुकसान का सामना कर रहे हैं। सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। सरकार जैविक किसानों को उत्पादन से लेकर प्रमाणन और विपणन में मदद करती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र सरकार के द्वारा हर खेत तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हर खेत को पानी के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में पानी इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाकर पानी की बर्बादी को रोकना, सही सिंचाई और पानी बचाने की तकनीक को अपनाना तथा हर बूंद अधिक फसल आदि शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम, ई-नाम, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और अन्य योजनाओं से किसानों को लाभ और मजबूती मिल रही है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब टोक्यो ओलंपिक की खबरें खेल डेस्क से। टोक्यो खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में पदक के बड़े दावेदार नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफाइंग में अपने पहले ही थ्रो में 86.65 मीटर की दूरी तय कर उन्होंने फाइनल में जगह बनाई। पहले थ्रो के लिए तैयार, कॉन्फिडेंट रन अप, हमने का सफर तय किया है, पूरे आत्मविश्वास से पूरी जान झोंक दी है। ये पहला जैवलिन थ्रो और ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन के उस मार्क को उसके परखच्चे।
इसी स्पर्धा में शिवपाल सिंह फाइनल में जगह नहीं बना सके। फाइनल 7 अगस्त को होगा। महिला गोल्फ में अदिति अशोक और दीक्षा डागर पहले दौर में अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। आज भारतीय खेल प्रेमियों की नजरें मुक्केबाजी पर टिकी होंगी। महिलाओं के वेल्टरवेट के सेमीफाइनल में लवलीना बोरगोहेन का सामना विश्व चैंपियन तुर्की की बुसेनाज सुरमेनेली से होगा। लवलीना ने सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पदक पहले ही पक्का कर लिया है। महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में इस समय नीदरलैंड्स का सामना ब्रिटेन से हो रहा है। दूसरे सेमीफाइनल में दिन में 3:30 बजे भारतीय टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। भारतीय महिलाओं ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर पहले ही इतिहास रच दिया है। उनकी कोशिश इस मुकाबले में दमदार प्रदर्शन कर एक नया अध्याय लिखने की होगी। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों से प्रसारित किया जाएगा। कुश्ती में भी भारतीय पहलवान आज दाव पेच लगाते नजर आएंगे। 57 किलोग्राम वर्ग में अंशु मलिक और रवि कुमार दहिया एक्शन में होंगे। 86 किलोग्राम वजन वर्ग में दीपक पुनिया अपनी दावेदारी पेश करेंगे। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में आज कई पदक दांव पर होंगे। महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज और पुरुषों की हैमर थ्रो स्पर्धा का फाइनल भी आज ही होना है। रोमांच अपने चरम पर पहुंचेगा जब पुरुषों की 200 मीटर फर्राटा रेस में अमेरिका के नोवा लिलिस, कनाडा के आंद्रे डी ग्रेस और जमैका के राशि डाइवर के बीच कांटे की टक्कर होगी। पदक तालिका में 32 स्वर्ण के साथ चीन पहले, 24 स्वर्ण लेकर अमेरिका दूसरे और 19 स्वर्ण जीतकर जापान तीसरे स्थान पर है। भारत 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 64वें स्थान पर है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच दिन में 3:30 बजे से शुरू होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। और चंद्रिका, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, पैगासस जासूसी मामले, कृषि कानून और अन्य मुद्दों पर संसद में जारी गतिरोध पर प्रधानमंत्री की नाराजगी सभी अखबारों में है। जनसत्ता की सुर्खी है, भाजपा संसदीय दल की बैठक में श्री मोदी ने कहा, विपक्ष के आचरण से संविधान, संसद और जनता का अपमान। प्रधानमंत्री के कल गुजरात में गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत में ये कहना कि वैश्विक महामारी में भी हमने लोगों को भूखे नहीं सोने दिया, अमर उजाला की पहली खबर है। पत्र ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, दुनिया के कई देशों में भूख एक बड़ी समस्या बनी, भारत ने सबसे पहले पहचाना संकट। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध दूर करने की दिशा में लंबे समय बाद सकारात्मक खबर सामने आने को हिंदुस्तान ने प्रमुखता दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और इस महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष TS तिरुमूर्ति का ये कहना कि भारत आतंकवाद से निपटने पर ध्यान केंद्रित रखेगा, लगभग सभी अखबारों में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कल दिवाला ऋण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। लोकसभा ने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 भी बिना किसी चर्चा के पारित किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। देश ने 48 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। स्वस्थ होने की दर 97.38%। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 3 महीने से अधिक समय के बाद सभी पर्यटन गतिविधियां फिर से शुरू। छत्तीसगढ़ में विमान से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हेरात में संयुक्त राष्ट्र परिसर में हमले की कड़ी निंदा की। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया है। उन्होंने कोलंबिया के ऑस्कर एडवर्डा को 13-2 से पराजित किया। एथलीट नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से नॉटिंघम में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।